गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपने इस लाइव सेशन में बोर्ड का रिवीजन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, आई कैन से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन क्लास 12 बोर्ड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिवीजन करेंगे। इसका जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड, वो सारे कॉन्सेप्ट का वन शॉट रिवीजन आज हम की क्लास में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन जो है वो कैश फ्लो के इसी में लिखा हुआ है। अब देखो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। सो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। व्हेन आई से इट इज अ स्टेटमेंट, सो इट इज नॉट एन अकाउंट। अकाउंट की तरह डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा। तो ये एक स्टेटमेंट है which records the flows. When we are talking about the flows, तो दो तरह के flows हो सकते हैं, एक इनफ्लो हो सकता है और एक आउटफ्लो हो सकता है। किसका? Of cash and cash equivalent. So it is a statement which records the inflow and outflow of cash and cash equivalent in the business is called cash flow statement. डिसीजन मेकिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और किसी भी स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है। और इसमें आप देखें तो कैश इन्फ्लो का मैं कुछ एग्जांपल लूं तो जैसे कैश सेल्स हो गया, कैश सेल्स हो गया, कैश रिसीव अगेंस्ट डेटर्स हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लोन एडवांस रिसीव, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ आप सब कुछ क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। सो व्हाटएवर यू रिसीव वो आपके लिए इनफ्लो होता है। आप जब कैश परचेजेस करते हो तो यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कैश। तो यहाँ कैश जा रहा है, क्रेडिटर को जो पे कर रहे हो तो कैश जा रहा है। कैश परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेकिन कैश जा रहा है। कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट आ रहा है लेकिन कैश जा रहा है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप इक्विटी शेयर्स को वापस ले रहे हो लेकिन आपके पास से पैसे जा रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, पे ऑफ कर रहे हो और उनको वापस ले रहे हो। तो बेसिकली यहाँ भी आपके पास से कैश जा रहा है। Next, what are the methods of preparing cash flow statement? So actually there are two methods of preparing the cash flow statement. पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपको नहीं पढ़ना है, सो इन शॉर्ट हमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड को कंसंट्रेट करना है। Now heads of cash flow statement. So basically there are three main heads: operating activities, investing activities and financing activities. दूसरा कैश है। कैश का मतलब क्या होता है? कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी एक टर्म होगा, उसका मतलब क्या होता है? इट इज ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ कैश और कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। द बेस्ट एग्जांपल इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल वी हैव फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Now operating activities. Operating activities are that the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing or financing activities, because we are having only three activities. तो investing और financing जो नहीं है वो क्या है? Operating activities है। और operating activity जो होता है वो principal revenue generating जो एक्टिविटी है बिजनेस का, जिसमें बिजनेस बेसिकली डील करती है, उसको हम यहाँ डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हम बात करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हम बात करें, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद परचेजेस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऑलराइट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हम बात करें तो इट इज रिलेटेड विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट इज रिलेटेड विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऑपरेटिंग आपका डे टू डे बेसिस पे आपने जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करोगे। इन्वेस्टिंग में जो आप नॉन करंट एसेट्स को परचेज या सेल करते हो उसको रिकॉर्ड करोगे। फाइनेंशिंग एक्टिविटीज में आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस करोगे। व्हेन आई से इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज। तो इंटरनल सोर्स की बात करते हैं तो इट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद शेयर्स। और एक्सटर्नल की हम बात करें तो इट इज रिलेटेड विद लोन जो हम आउटसाइड से अवेल करते हैं, डिवेंचर्स। सो बेसिकली ये हो गया। अब इसका हम एक देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम फॉर्मेट इसका कैसे बना सकते हैं। तो ये हैंड रिटन नोट्स है जिसको मैंने यहाँ कंसिडर करा है। तो
तो यहाँ देखो सबसे पहला जो आपका होगा वो वर्किंग नोट आपको बनाने की जरूरत है, जहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको बनाना पड़ेगा। मेन फॉर्मेट में इसको आप नहीं लिख सकते, इसको आपका वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू कंसीडर दिस। तो इसके कुछ राइमिंग वर्ड्स भी, कोई शॉर्टकट भी मैं आपको बीच में बताने वाला हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पहला बैलेंस होगा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसमें करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जो वैल्यू होगा उसमें ये सारी एडिशन करनी है। जैसे सबसे पहले हम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कर देंगे, एंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व करेंगे, टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर करेंगे। और इसमें से आप देखें कि ट्रांसफर टू रिजर्व में आपने करंट ईयर इफ एक्सीडिंग प्रीवियस ईयर तो आपने ऐड करा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां इफ प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन करंट ईयर, देन व्हाट यू कैन डू, if current year is exceeding previous year it should be added. So similarly if the previous year is greater than current year, then it should be subtracted, T for taxation paid during the current year, इसकी राइमिंग क्या बनेगी बच्चों, डर्ट का मतलब है गंदगी, लेकिन ये अच्छे चीजों के लिए यहाँ यूज हो रही है। तो डी का मतलब हो गया डिविडेंड पेड। जब भी मैं डिविडेंड पेड की बात करता हूं तो इसको हम प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। एंट्रीम डिविडेंड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, जो रिजर्व एंड सरप्लस वेयर प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन करंट ईयर उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। रिफंड ऑफ टैक्स कुछ होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और इसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन 100 करोड़ कमाती है, उसमें से पहला क्या करती है, वो टैक्स गवर्नमेंट को देती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, गवर्नमेंट को उसने 40 करोड़ का टैक्स दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 60 करोड़ बचा। 60 करोड़ में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, पहला होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम में कंपनी अपने लिए बचाती है, कंपनी दो पॉसिबिलिटीज के रीजन से बचाती है। एक तो जिसमें कोई अदर रीजन होगा, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होगा, इसमें किसी में स्पेसिफिक रीजन होगा, उसके लिए कंपनी बचाती है, जैसे जनरल रिजर्व या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इस तरह के रिजर्व के लिए बचा देती है। डिविडेंड दो तरह का होता है, प्रपोज डिविडेंड एंड एंट्रीम डिविडेंड। इसको सब कुछ को पे ऑफ करने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 10 करोड़ का है। लेकिन इस इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग कि हमारे पास कैश का फ्लो कितना आया, कितना हमने कैश कमाया था, कितना पैसे हमने कमाए थे। तो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो सब कुछ आपने सब्ट्रैक्ट किया अर्लियर, दिस नीड टू बी टेकन बैक इन ऑर्डर टू असर्टेन द नेट फ्लो ऑफ कैश इन द फर्म, राइट। नेक्स्ट वन, अब इसके मेन फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो मेन फॉर्मेट है जो आपने वर्किंग नोट्स में कर दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये वर्किंग नोट नंबर, इसको हम 1 लिखते हैं। इसके बाद आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया है। ये सबसे बड़ा रीजन है। पहला रीजन होता है कि सर को डर्ट को क्यों ऐड करते हैं, उसका मैंने बताया आपको कि कंपनी ने उसको कमाया होता है, कंपनी ने अर्न करा होता है, इसलिए हम सारा को ऐड कर लेते हैं। अब दूसरा बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कर रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली ये जो डेप्रिसिएशन जो एक नॉन कैश आइटम है, इसको क्यों आप ऐड कर रहे हो। तो आपने एक फॉर्मूला पहले भी नोटिस करा होगा व्हाइल डूइंग द कैश फाइनल अकाउंट्स। उसमें एक फॉर्मूला होता है, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकालते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है, सपोज नेट प्रॉफिट आपके पास गिवन हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये वैसे इनकम और एक्सपेंसेस हैं जो बेसिकली इनकर्ड नहीं होते हैं, रेयरली इनकर्ड होते हैं। एंड बाय नेम इट्स क्लियर कि हमारे को करना क्या है, हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहली एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करनी है। तो इसका मतलब हमारे को प्रॉफिट कौन सा चाहिए होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए होगा। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए होगा। तो इसमें नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमने प्लस कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने प्लस कर दिया, तो विल कम टू नो अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बेसिकली ये हम नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में हमने
ये डर्ट पहले ऐड करा था, इसमें हम DILPWD ऐड करेंगे। डी का मतलब क्या होता है? DILPWD। डी का मतलब है डेप्रिसिएशन, आई का मतलब है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लोन्स एंड बोरिंग्स। जब भी ये मैं बोरिंग्स की बात करता हूं, इसका मतलब है कि लोन दोनों तरह के, बोरिंग्स जो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो इंटरेस्ट हो वो भी, और लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट हो वो भी। जैसे मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो वो इंटरेस्ट भी यहाँ आप कंसिडर करने वाले हो। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स, और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर, पीबीडीटी स्टैंड फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है कि जब आपका प्रीवियस ईयर इंटेंजिबल एसेट्स का करंट ईयर को एक्सीड कर रहा होगा, तो ये हम राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में कंसिडर करते हैं। डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिवेंचर्स, और ये कब करेंगे? जब प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन करंट ईयर। देखो जब भी ये प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन करंट ईयर आएगा, तो दिमाग में आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि सपोज करंट ईयर इफ ग्रेटर देन प्रीवियस ईयर, देन क्या करेंगे? तो दैट्स नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे उस टाइम हम इसके बारे में भी बात करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है। पी का मतलब है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आर का मतलब है रेंट रिसीव्ड, आई का मतलब है इंटरेस्ट रिसीव्ड, सी का मतलब है कमीशन रिसीव्ड, एंड ई का मतलब है अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब है अदर इनकम, जिसको हम डिविडेंड रिसीव्ड जैसे हमारे लिए अदर अर्निंग है, वो भी हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। लॉजिक आपको समझ आ गया कि क्यों हमने ऐसा करा? क्योंकि हमें ऑपरेशनल प्रॉफिट चाहिए होता है, डे टू डे बेसिस पे जो हम प्रॉफिट करते हैं। तो दैट इज द रीजन कि हमारे पास जब नेट प्रॉफिट होता है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम एड बैक कर लेते हैं इन ऑर्डर टू असर्टेन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम ऐड करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इसका लॉजिक क्या? बड़ा सिंपल सा है। लायबिलिटीज बढ़ेगी, इसका मतलब उसका इक्विवेलेंट अमाउंट कैश में भी कुछ फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ कैश में इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एडेड। जब एसेट्स कम हो जाएगा, इसका मतलब जब हम एसेट्स को सेल कर देंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, कैश का इनफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली जब हम करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा, इसका मतलब जब हम करंट एसेट्स को परचेज करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो हमारा उसका वैल्यू कैश में डिक्लाइन हो जाएगा। सिमिलरली डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का मतलब है कि कोई भी लायबिलिटीज को हमने पे ऑफ कर दिया तो हमारा कैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, आउटफ्लो में चली जाएगी। सो दैट इज द लॉजिक। हर चीज लॉजिक से कनेक्टेड है। यहाँ आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से टैक्स पेड आपको माइनस करना है। तो टैक्स मेड और पेड हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ इससे पहले हमने टैक्स मेड को ऐड करा है। टैक्स मेड का मतलब है जो करंट ईयर का टैक्स है। जैसे मान लीजिए टैक्स जो है हमारे पास 2022 का दिया हुआ है और 2023 का दिया हुआ है, तो 2022 को मैंने प्रीवियस ईयर मान लिया और 2023 को मैंने करंट ईयर मान लिया। करंट ईयर का जो टैक्स होगा इसको मैं टैक्स मेड बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं? टैक्स मेड या टैक्स प्रोवाइडेड बोलूंगा। और जो प्रीवियस ईयर का मेरे पास टैक्स है इसको मैं टैक्स पेड बोलूंगा। तो टैक्स पेड को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इट्स नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये जो होता है ये आप ऐड कर लेते हो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन इफ द आंसर कम्स इन पॉजिटिव वैल्यूज, तो उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन सपोज आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेट कैश फ्लो आपको लिखना है नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करेंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। अभी थोड़े बहुत और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके ऊपर मैं डबल क्वेश्चन ले रहा हूं, जो भी एडजस्टमेंट आएंगे उसके ऊपर डबल क्वेश्चन ले रहा हूं, ताकि थोड़ी सी एक बार आप 2 बार समझ लो। एक बार तो मैं समझा रहा हूं, एक बार और समझ लो तो अच्छा हो जाएगा, और उसको फिर रिकैप करो। सो देखो, व्हेन ओनली प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स का हम देख रहे हैं, इसका रूल्स क्या है? व्हेन ओनली प्रीवियस ईयर बैलेंस इज गिवन, तो जब प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन होगा प्रीवियस ईयर का जब बैलेंस गिवन होगा, और आपके पास 2 कंडीशंस हैं। जो प्रीवियस ईयर में सपोज एक ही बैलेंस गिवन है, तो इसी को हम मेड भी मान लेते हैं और पेड मान लेते हैं। पेड मान के इसको माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और मेड मान के इसको इसी बैलेंस को हम ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ओनली करंट ईयर्स बैलेंस इज गिवन, सेम एज अवर, आपको करंट ईयर के बैलेंस को मेड और उसको पेड भी मान लेना है। मेड मान के आपको ऐड करना है और पेड मान के आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आपके पास प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का बैलेंस गिवन है, तो आपको पता है जो प्रीवियस ईयर है ये आपका टैक्स
पेड है, और जो करंट ईयर है इसको क्या बोलते हैं, टैक्स मेड बोलते हैं। करंट ईयर को टैक्स मेड बोलते हैं और प्रीवियस ईयर को टैक्स पेड बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर का आप 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 50,000 जो करंट ईयर का है उसको ऐड करेंगे व्हाइल डूइंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये सारा कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में सपोज हमारे पास ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है, हमारे पास करंट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है, और साथ के साथ एक एडजस्टमेंट दी हुई 30,000 की। आप इसको समझो कि पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अकाउंट बनता है उसको पहले समझ लो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अकाउंट बनता है, प्रोविजन जितने भी हैं ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। प्रोविजन क्या है हमारे लिए, लायबिलिटीज है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ लायबिलिटीज। अब इसका इंक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड होगा और डिक्रीजिंग साइड क्या होगा, डेबिट साइड होगा। इस अकाउंट को समझने का तरीका, तो इंक्रीजिंग साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा, डिक्रीजिंग साइड में इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 70,000 का अपना ओपनिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 50,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है जी। अब इसमें बोला है कि टैक्स पेड हम 30,000 कर रहे हैं, टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ लायबिलिटीज, और जब इसकी पेमेंट आप करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ये प्रोविजन फॉर टैक्स डिक्लाइन हो जाएगा। तो टैक्स पेड जो है आप जितना करेंगे यहाँ से वो डिक्लाइन हो जाएगा और इसकी वैल्यू 30,000 की हो जाएगी। अब इसका टोटल कर लें तो ये 80,000 आ जाएगा, ये भी 80,000 आ जाएगा, और यहाँ का जो डिफरेंस बनेगा वो आपका बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और इसको हम टैक्स मेड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्स मेड बोलेंगे, और ये टैक्स मेड आपका 10,000 का आएगा। तो जो टैक्स मेड है इसको आप सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करने वाले हो इस वैल्यू को, और जो पेड है इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप माइनस करने वाले, ये माइनस करने वाले उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब सपोज इसी में मैंने कुछ ले लिया कि इसमें हमारे पास दूसरा एक ऑल्टरनेटिव ले लिया कि पेड की जगह मेड है। तो कुछ नहीं करना है, ओपनिंग आपको यहीं लिखना है, क्लोजिंग आपको यहीं लिखना है, और यहां मैंने ले लिया कि हमने मेड करा है, टैक्स मेड कितना करा है, 50,000 का करा है। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड का टोटल इज 120 एंड डेबिट साइड का टोटल इज हाउ मच, ओनली 80,000। सो इट मींस क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग डेबिट साइड। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो टू बैंक अकाउंट होगा जिसको हम टैक्स पेड बोलते हैं। देखो टैक्स पेड गिवन होगा तो आंसर आपका टैक्स मेड आपका कैलकुलेट होगा, दैट वुड बी योर बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमने केस 1 में करा, मतलब केस 3 में करा एक्चुअली, उसका कंटिन्यूएशन में देखा जाए तो। और सपोज हमारे पास टैक्स मेड गिवन है तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग अमाउंट होगा, वो आपका टैक्स पेड आएगा, और वो वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करी। Now, let's talk about the investing activities. So, investing activities, by name it's clear, it is related with investment somewhere. इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट का आप देखोगे तो मेन हेड्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स होता है, जिसके नीचे में फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट्स के नीचे में टेंजिबल और इंटेंजिबल होता है। एज पर द न्यू चेंजेस, आप फिक्स एसेट और ये जो नॉन करंट एसेट है इसको लिखते हो आप प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो वो भी एक ही बात है, टेंजिबल और इंटेंजिबल को ही हम बोलते हैं। ठीक है जी। सो इट इज रिलेटेड विद द परचेजेस एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इन्फो की हम बात करें तो जब हम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स करते हैं, इंटेंजिबल करते हैं या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो बेसिकली हमारा जो है ये हमारे लिए इनफ्लो हो जाता है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए इनफ्लो हो जाता है। ठीक है जी। और आउटफ्लो आपका क्या हो सकता है, जब आप परचेज ऑफ टेंजिबल, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका आउटफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम देखें तो यहाँ इनफ्लो की मैं बात करता हूं। तो आपने सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स कर दिया, वो आपके लिए इनफ्लो है, क्योंकि जब आप एसेट्स को सेल करेंगे तो वी आर हियर ओनली कंसर्न विद वन थिंग, दैट इज कैश। आपको दूसरे एस्पेक्ट को बिल्कुल नहीं देखना है, आपको सिर्फ पहले वाले एस्पेक्ट को देखना है जिसको हम कैश में देखते हैं यहाँ, क्योंकि इसका मतलब ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो इनफ्लो और आउटफ्लो आ रहा है। इनफ्लो आ रहा है सीधा सीधा आपके लिए एडिशन है, आउटफ्लो आ रहा तो सीधा सीधा आपका पेमेंट है। तो इस तरह से आप करोगे। तो सेल ऑफ टेंजिबल हो गया, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम रिसीव फ्रॉम एन एसेट्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इसको भी आप एड बैक कर लोगे।
दूसरा आउटफ्लो की हम बात करें तो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद आपका जो इनफ्लो है इफ एक्सीडिंग योर आउटफ्लो देन इट इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो कब होगा? जब आपका इनफ्लो का टोटल आपके आउटफ्लो के टोटल को एक्सीड करेगा, देन देयर इज अ नेट कैश फ्लो। यूज्ड कब होगा? जब एक्सेस ऑफ आउटफ्लो ओवर द इनफ्लो, तब ये यूज्ड होगा। तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे और आपका इनफ्लो का टोटल आउटफ्लो को एक्सीड कर रहा है, देन देयर इज अ नेट कैश फ्लो। उल्टा होगा तो इसका आउटफ्लो एक्सीड करेगा इनफ्लो को, तो देन देयर इज अ नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें बच्चों दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं आपको, फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप समझो, इस अकाउंट को हम थोड़ा समझते हैं एक बार। ये फिक्स एसेट्स का अकाउंट, आपको पता है इसका जो इंक्रीजिंग साइड है वो डेबिट साइड को इंक्रीजिंग साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड को हम डिक्रीजिंग साइड बोलते हैं। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो सिमिलरली जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, तो डेबिट एंड क्रेडिट में एसेट जब इंक्रीज करता है तो डेबिट, और जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट, उसी को हम फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सोचो कि फिक्स एसेट इंक्रीज कैसे हो सकता है? तो जब आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप फर्दर कुछ परचेज करते हैं तो इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 3, जब सेल करते हैं और कुछ हायर प्राइस पे सेल करते हैं, इन शॉर्ट जब आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होता है, तो उस टाइम में भी आपका फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने के लिए क्या क्या हो सकता है? जब आप डेप्रिशिएट करते हैं उसको, जब आप उसको सेल कर देते हैं, जब लॉस में सेल कर देते हैं, एंड लास्टली आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये सब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कई बार जब हम मतलब 0.1% कभी हमें वो एंट्री याद ना रहे, तो इस तरह से भी हम किसी लेजर अकाउंट को कभी भी इनकरेक्ट होने से बचा सकते हैं और करेक्ट करके हम आ सकते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए क्या क्या मैंने बताया? ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस एंड प्रॉफिट, ठीक है जी। और यहां क्या के लिए हमने क्या बताया? डेप्रिसिएशन, लॉस, सेल एंड लास्टली क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो क्लास 11th का बड़ा एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर था, तो आपने उसमें दो कंडीशंस पढ़ी होंगी। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो इसकी जनरलिटीज की भी मैं बात कर लूंगा इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक लायबिलिटीज है, इसका इंक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड और डिक्रीजिंग साइड डेबिट साइड है। इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस आप यहां लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस आप यहां लिखोगे, और जब डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं वो तो यहां लिखते हैं, लेकिन जो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर कब करते हैं? थोड़ा सा डेप्रिसिएशन को याद कर लीजिए। जब आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करना होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द एसेट्स, तो उस टाइम में ओरिजिनल एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू द बुक वैल्यू। तो जिस टाइम में बुक वैल्यू को आपको निकालना फाइंड आउट करना होता है, तो यहां से आप ट्रांसफर करते हो, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से फिक्स एसेट में ट्रांसफर करते हो और एंट्री क्या करते हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू द कंसर्न एसेट्स अकाउंट। अब ये डेबिट साइड एक्सीड करेगा क्रेडिट साइड को, तो यहां बाय डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, बेटर टर्म बाय डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन आपके पास दो आ गया, एक तो डेप्रिसिएशन यहां आ गया और एक डेप्रिसिएशन यहां आ गया, तो यू माइट कंफ्यूज कि सर इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग में ऐड करना है। तो बेटा ये जो डेप्रिसिएशन यहां वाला है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला है, इसको हमें ऐड करना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये किसी एक पर्टिकुलर एसेट जिसको हम सेल कर रहे होंगे उसके ऊपर चार्ज किया गया है, और ये जो डेप्रिसिएशन है जो और भी एसेट्स हमारे फर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये उस पे होगा। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन में ये सारे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है एसेट्स के लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी एंट्रीज भी ली हैं। तो एसेट्स जब हम परचेज करते हैं, ये थोड़ा सा डेप्रिसिएशन को रिकैप करने का एक छोटा सा तरीका है। एसेट जब आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते हो? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर अकाउंट। यही पॉसिबल टर्म हो सकते हैं, कैश में खरीद सकते हो, चेक से खरीद सकते हो, बैंक ड्राफ्ट से खरीद सकते हो, क्रेडिटर से कर सकते हो, बिल्स पेबल से खरीद सकते हो। सेल जब करोगे तो कैश बैंक डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट कर सकते हो। उसके बाद जब आप सेल करोगे तो दो बातें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब सेल प्रोसीड्स आपके कॉस्ट वैल्यू या बुक वैल्यू को एक्सीड करेगा, देन देयर इज अ प्रॉफिट। तो इसके लिए एंट्री क्या करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। और दूसरा है कि लॉस कब होगा? जब आपका जो बुक वैल्यू है, जो कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, वो आपके सेलिंग प्राइस को, सेल प्रोसीड्स को एक्सीड करेगा, देन देयर इज अ बेसिकली अ लॉस।
तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट के कंडीशन में, लॉस के कंडीशन में उल्टा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बहुत सिंपल है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जब प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तभी होगा, और एसेट्स को जब डेबिट करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो लॉस कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू को हम कम दिखाएंगे तो हमारा लॉस होगा, तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे तो हमारा लॉस है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक पहला कंडीशन है नॉट मेंटेन, दूसरा है मेंटेन, और ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से, ये सारी जोनलिटीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो 4-5 एडजस्टमेंट आएंगे उसमें से एक एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स का हो सकता है, सिमिलरली प्रपोज डिविडेंड का हो सकता है, और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हो सकता है, एसेट्स का हो सकता है, तो ये सब अकाउंट आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे एडजस्टमेंट की हम जब बात करते हैं, दो तरह के एडजस्टमेंट होंगे, एक हिडन एडजस्टमेंट हो गया विच इज गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट, और एक होगा आउटसाइड द बैलेंस शीट। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। ये जो आउटसाइड द बैलेंस शीट होगा वो ये होगा, और इनसाइड जो बैलेंस शीट होगा वो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर होता है या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो दोनों के ऊपर में ध्यान हमें रखना चाहिए। तो जो नॉट मेंटेन होता है इसके लिए एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और जब हम ट्रांसफर करते हैं इसको तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब ये मेंटेन्ड होता है तो पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये चार्ज की एंट्री है, जब हम इसको चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, ऑलराइट। और जब हम ट्रांसफर करते हैं इन ऑर्डर टू असर्टेन द बुक वैल्यू, तो उस कंडीशन के लिए हम एंट्री पास करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तीसरी एंट्री जब हम इसको क्लोज करते हैं तो उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह से आप उस जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मैंने समझाया था वो लॉजिक समझ सकते हैं। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब आपको पता ही है, इट इज रिलेटेड विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स क्या होता है, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल बोलते हैं, पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, और कंपनी में ये शेयर्स के फॉर्म में होता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में होगा। तो ये आपका इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स की जब बात करेंगे, जो बोरिंग्स हैं, जो डिवेंचर्स हैं, जो लोन्स हैं, लोन्स की जब बात करेंगे या बोरिंग्स की जब बात करेंगे, तो वी टॉक बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज द लॉन्ग टर्म। तो इनका इंक्रीज हो जाना, रिजल्टेंट हमारे फर्म में कैश आना, ये हमारे लिए इनफ्लो होता है, और इनका डिक्रीज हो जाना, इनका रीपे हो जाना, रिजल्टेंट हमारे फर्म के लिए वो कैश का आउटफ्लो होता है। आप सोचो एक लोन लिया तो डेफिनेटली लायबिलिटीज तो बढ़ गई, लेकिन सिमिलरली सिंस वी आर ओनली कंसर्न विद कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो बेसिकली हमारा कैश भी क्या हो गया, उसी से बढ़ गया। हमने लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया तो बेसिकली हमारा लायबिलिटीज तो कम हो गई, लेकिन इसका रिजल्टेंट आपका कैश जो है वो भी कम हो गया, क्योंकि हम सिर्फ कैश को यहाँ सिर्फ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कैश की अकाउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्फ्लो में क्या क्या हो सकता है, जब शेयर्स को इशू करोगे, इशू और डिवेंचर्स होगा, लोन टेकन होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। सो दीज आर द टर्म जिसमें इन्फ्लो होता है। जैसे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म, दोनों लोन को मैंने यहाँ कंसिडर करा है। रिपेमेंट ऑफ शेयर्स, रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर, रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन जब भी मैं बोलूंगा तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों होगा। अंडरराइटर्स को कमीशन देते हो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का करते हो, एंट्रीम डिविडेंड प्रीवियस ईयर का पे करते हो। डिस्काउंट ऑन शेयर्स के लिए इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग के टाइम में कि इफ प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन करंट ईयर देन इट शुड बी एडेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन व्हाट if the current year is exceeding previous year, then what you can do is it's need to be subtracted from your financing activities. Interest on debenture, loans, borrowings आपके subtract हो जाएगा। Premium on redemption और debentures, इसके बाद जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद if the answer comes in positive then there is a net cash flow from financing activity। और जब इसका आंसर नेगेटिव में आएगा when outflow is exceeding the inflow, तो then it is a net cash used in financing activity। बच्चों अब इस तरह से कंपेयर करें आप कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपरेटिंग को अलग कर दें, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। इन्वेस्टिंग में जो हम कंपैरिजन जब करते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, तो इन्वेस्टिंग के लिए जो इनफ्लो होता है वो फाइनेंसिंग के लिए आउटफ्लो होता है, और इन्वेस्टिंग के लिए जो आउटफ्लो होता है वो फाइनेंसिंग के लिए क्या होता है, इनफ्लो होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दो डिफरेंट डायरेक्शन हो गए, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हो गए। कैसे? जैसे इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारे सिर्फ एसेट से रिलेटेड होता है।
जब हम फाइनेंसिंग की बात करें तो ये हमारे कैपिटल से, मतलब वो भी इंटरनल लायबिलिटीज का पार्ट है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग से, शॉर्ट टर्म बोरिंग से कनेक्टेड होता है, जो हमारे लिए एक लायबिलिटीज का पार्ट होता है। तो पहला कंपैरिजन एसेट से के बारे में एक बात कर रहा है, एक दूसरा क्या बात कर रहा है, लायबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो इंटरनल लायबिलिटीज हो या एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो। तो दैट इज द लॉजिक कि जो इन्वेस्टिंग में आपका, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे करंट ईयर इफ ग्रेटर देन प्रीवियस ईयर, जो करंट ईयर की बैलेंस है वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस को एक्सीड कर रही है, तो सपोज मैं इन्वेस्टिंग में इसको देखूं तो क्या होगा, और ये मैं फाइनेंसिंग में देखूं तो क्या होगा, दोनों में ऑपोजिट आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, किसी भी करंट ईयर का बैलेंस इन्वेस्टिंग, करंट ईयर का बैलेंस आपके प्रीवियस ईयर का बैलेंस इन्वेस्टिंग में एक्सीड करता है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टिंग के लिए ये आउटफ्लो हो गया और इसको आप सबट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन यही बैलेंस, सपोज आप दो कंपैरिजन कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के किसी कंपोनेंट को, और ये होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाता है। सिमिलरली आप इसका दूसरा भी एग्जांपल लेंगे तो सेम आपका रिजल्ट आएगा कि व्हेन द प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन करंट ईयर, तो इन्वेस्टिंग के लिए इट इज एन इनफ्लो, लेकिन फाइनेंसिंग की मैं बात करूं तो इट इज एन आउटफ्लो। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने कहा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को वैसे आप कंपेयर करें कभी तो ये ऑपोजिट साइड में होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड जब आपके पास है, आपके एक 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिविडेंड पेड एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो हर कंडीशंस के लिए फाइनेंसिंग ही हो। तो बेस्ट एग्जांपल इज डिविडेंड पेड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है। जैसे ऑपरेशन की मैं बात करूं, 1 मिनट बात करता हूं ऑपरेशन की, तो बेसिकली ऑपरेशन की जब मैं बात करूं तो हमारे पास डिवीजन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो परचेज एंड सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग जो है उसके लिए डे टू डे एक्टिविटीज है, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए वो क्या हो सकता है, वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो सकता है। सिमिलरली दूसरा कंपैरिजन हम कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लेना और लोन देना इज अ रूटीन वर्क, इज एन ऑपरेशनल वर्क। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो लोन लेना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड लोन देना इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो देयर आर कंपैरिजन कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, और इसका आप कंपैरिजन इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो डिविडेंड पेड जो है वो आप हर एक्टिविटीज में देखो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही होगा। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव में दो बातें हो सकती है कि इफ द बिजनेस इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी ग्रुप, देन इट शुड बी पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे हमने अभी बात करी। लेकिन सपोज इफ इट इज any other business, it is not a property group or real estate group, so it is to be considered as non operating income and subtracted from the net profit before tax में हम subtract कर लेते हैं। ये जब हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिखाते हैं तो उसमें रेंट रिसीव यहां से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। रेंट पेड जब भी होगा तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड है, सो इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट डिवेंचर बॉन्ड्स के ऊपर, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है एंड इट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट का ही पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम कर लेंगे। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, इट विल बी सोन इन अंडर द इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें दो वेरिएशंस हो गए, एक तो आपके पास इनसाइड गिवन है और एक आपके पास आउटसाइड में गिवन है। तो आउटसाइड में गिवन है तो ये इसको आप इनफ्लो में ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले लोगे। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गुडविल का देखें तो गुडविल में दो बातें हो सकती है। गुडविल की वैल्यू सपोज इंक्रीज होती है तो इसको हम परचेजेस ऑफ गुडविल लेते हैं एंड देन इट इज एन आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जस्ट टेक एन एग्जांपल, गुडविल 2022 में हमारे पास 20 लाख का था, 2023 में गुडविल हमारे पास 30 लाख का हो गया। सो देयर इज अ इंक्रीज, तो ये जो 10 लाख का इंक्रीज हो गया है ये हमारे लिए आउटफ्लो हो गया। दूसरा है कि सपोज गुडविल जो हमारे पास 2022 में था वो से 10 लाख का था और 2023 में गुडविल कम होके 8 लाख की हो गई, तो ये जो प्रीवियस ईयर करंट ईयर को एक्सीड कर रहा है, देन दिस इज कॉल्ड गुडविल राइट ऑफ। जैसे डेप्रिसिएशन की मैं बात करूं तो टेंजिबल एसेट्स को हम के ऊपर जो वैल्यू डिटोरिएट करती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू डिटोरिएट करती है उसको हम एमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ बोलते हैं। और दोनों में पर्पस सेम होता है, जो प्रीवियस ईयर करंट ईयर को एक्सीड करता है तो। ठीक है जी।
बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश एंड क्रेडिट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। इंक्रीज हो रहा है, इसका करंट ईयर प्रीवियस ईयर को एक्सीड कर रहा है तो फाइनेंसिंग में ऐड कर दीजिए। रिवर्स हो रहा है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर को एक्सीड कर रहा है तो फाइनेंसिंग में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इफ देयर इज अ प्रॉफिट तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और इफ देयर इज अ लॉस तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये ऐड कर। आइटम्स रिलेटेड टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड और प्रोविजन फॉर डिविडेंड, मैंने अलग अलग नाम इसके ले लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में कई बार अलग अलग नाम से होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेम प्रपोज डिविडेंड ही बोलते हैं। प्रपोज डिविडेंड को सिर्फ हम डिविडेंड भी बोल सकते हैं। डिविडेंड पेड को हम सिर्फ प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। एंट्रीम डिविडेंड को एंट्रीम डिविडेंड बोलना पड़ेगा। तो जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर बैलेंस है और ये आपका करंट ईयर बैलेंस है, तो ये जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है इसी को आप ऑपरेटिंग में ऐड करते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट, और इसी बैलेंस को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। यू डोंट हैव टू डू, अच्छा आई एम सॉरी, ये प्रीवियस ईयर मैंने उल्टा ले लिया। प्रीवियस ईयर 2022 हमारे यहाँ लिखा हुआ था, हमें प्रीवियस ईयर में लेना चाहिए था। जस्ट अ मिनट, उल्टा हमने मार्क कर लिया। ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे हम। तो प्रीवियस ईयर में ये जो बैलेंस है ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये ऐड हो जाएगा, और ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको करंट ईयर के बैलेंस को कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट, सपोज हमारे पास ये प्रोविजन डिविडेंड जो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का वैल्यू दिया हुआ है, और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 47,000 दिया हुआ है। तो बच्चों जितने भी प्रोविजंस हैं उसकी कैलकुलेशन सेम होती है, उसकी जो अकाउंट बनता है वो बिल्कुल सेम बनता है। जैसे कि आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बनाया था वैसे इसका भी बनाओगे। तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर डिविडेंड का जो है आपको पता है कि इसकी इंक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड होगी और डिक्रीजिंग साइड डेबिट साइड होगी। इंक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखने वाले हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब दिया क्या हुआ है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो डिविडेंड प्रोविजन जो है हमारे लिए लायबिलिटीज है, जब इसको हम पे ऑफ करेंगे तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा। तो टू बैंक करके, और ये 47,000 हमने पेमेंट कर दिया। इस साइड की टोटल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 92,000 की आ गई। इफ यू कुड कंपेयर विद द क्रेडिट साइड बैलेंस, तो डेबिट साइड इज एक्सीडिंग क्रेडिट साइड बाय 42,000, एंड ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है इसको हम डिविडेंड मेड बोल सकते हैं। जैसे डेबिट साइड वाले को हम पेड बोलते हैं वैसे इसको हम डिविडेंड मेड बोल सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब डिविडेंड जो पेड होता है इसी वैल्यू को 47,000 की वैल्यू को इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर लेंगे और इसी को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें हमने क्या सीखा कि जब हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस है वो सामने आ जाती है। नेक्स्ट मैंने लिया है केस 3 कि प्रपोज डिविडेंड हमारे पास यहाँ 50,000 का गिवन है और ये 45,000 का गिवन है। डिविडेंड मेड ड्यूरिंग दिस ईयर वाज 40,000। तो आपको पता है ये जो आपका क्रेडिट साइड है मार्क कर लेते हैं, और ये आपका डेबिट साइड है। तो आपको पता है कि ये क्रेडिट साइड आपका इंक्रीजिंग होने वाला है और ये आपका डेबिट साइड जो है वो डिक्रीजिंग होने वाला है। तो ओपनिंग आपने यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग आपने यहाँ लिख दिया, और इसमें डिविडेंड पेड नहीं बोला है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पेड बोला था तो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था, मेड बोला है। तो आप यहाँ बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आपको यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। और ये इसमें टू बैंक करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जैसे इसका टोटल 90 का आ गया, ये इसको एक्सीड कर रहा है कितने से, 45 से ही, तो ये आपका आ जाएगा और इसको हम डिविडेंड पेड बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन में पहले हम प्रपोज डिविडेंड को करंट ईयर के बैलेंस को ऐड करते थे और प्रीवियस ईयर को सब्ट्रैक्ट करते थे। करंट ईयर के बैलेंस को ऑपरेटिंग में ऐड करते थे और प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एज पर द लेटेस्ट चेंजेस तो उसके हिसाब से हम प्रीवियस ईयर के बैलेंस को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग में। ये गलती से यहाँ लिखा हुआ है, इसको कंसिडर नहीं करना है आपको। ये जो बैलेंस 45,000 का है इसी बैलेंस को आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ प्लस कर लेना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको क्या कर देना है, माइनस कर। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जैसे मैंने आपसे बताया था कि कुछ थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, जो एडजस्टमेंट है थोड़ी डबल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो ये जो प्रीवियस ईयर है आपके पास इसको हम पेड बोलते हैं, टैक्स पेड बोलते हैं। ऑलराइट,
और ये जो करंट ईयर है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स मेड बोलते हैं। तो पेड और मेड में डिफरेंस ये है कि पेड को हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करना होता है लास्ट में, और मेड को हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करना होता है। करंट ईयर को मेड, प्रीवियस ईयर को पेड। जैसे मैंने एक एडजस्टमेंट ले लिया, यहाँ प्रीवियस ईयर हमारे पास 2022 है, और ये प्रीवियस ईयर में 10,000 का बैलेंस गिवन है, और करंट ईयर में 2023 में 15,000 का गिवन है। तो ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे, ये इसके लिए हमने बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप बनाएंगे, तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड का एक्सीडिंग साइड ये है, डिक्रीजिंग साइड ये है। ओपनिंग बैलेंस आपका 10,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आपका 15,000, और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका टैक्स मेड गिवन है, यहाँ टैक्स मेड गिवन है, तो टैक्स मेड आपने यहाँ लिख दिया। टैक्स मेड आपके पास 18,000 का गिवन है, तो ये टोटल 28,000 का हो गया। एंड करंट ईयर आपके प्रीवियस ईयर, मतलब क्रेडिट साइड आपके प्रीवियस ईयर को एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये टैक्स पेड आ जाएगा। दो तरह के एडजस्टमेंट होंगे, कहीं टैक्स मेड गिवन होगा तो यहाँ लिखोगे, और ये बैलेंसिंग फिगर टैक्स मेड पेड आ जाएगा। सपोज कभी कभी टैक्स पेड गिवन होगा तो यहाँ लिखोगे, और ये मेड आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये हो गया टू बैंक अकाउंट, और दिस इज योर टैक्स पेड। तो टैक्स पेड जो बैलेंसिंग फिगर है 28 माइनस 15 विल गिव यू हाउ मच, 13,000। तो इस कंडीशन में जो आपका मेड है या प्रोवाइडेड है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करोगे, और जो पेड है इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सबट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसमें मैंने टैक्स पेड लिया, सेम चीज है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। ये थोड़ी डबल प्रैक्टिस का है, इसको जरूर मैं आपको शेयर कर लूंगा, इसको जरूर क्वेश्चन को दोबारा करें। तो फिर से वही वाली बात, क्रेडिट साइड इंक्रीजिंग, डेबिट साइड डिक्रीजिंग। यहाँ हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो 10,000 का बैलेंस है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ लिख दिया हमने। टू बैलेंस कैरी डाउन करके जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो 15,000 का, वो लिख दिया। पिछले वाले एग्जाम्पल में टैक्स मेड गिवन था, लेकिन इस एग्जाम्पल में टैक्स पेड गिवन है, तो आपको यहाँ लिखना चाहिए टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ये आपका टैक्स पेड हो गया। क्या हो गया, ये आपका टैक्स पेड हो गया, और इसकी वैल्यू 12,000 की आ गई। अब डेबिट साइड आपके क्रेडिट साइड को, डेबिट साइड का टोटल 27,000 का है, क्रेडिट साइड का टोटल आपका 10,000 का है, तो जो डिफरेंस है उसको आप टैक्स मेड बोलोगे। तो यहाँ लिखोगे आप बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम बोलते हैं टैक्स मेड, इसको क्या बोलते हैं हम, टैक्स मेड। और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो 17,000 का आ रहा है। इसी टैक्स मेड के अमाउंट को आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर लेना है, और ये जो टैक्स पेड आपका 12,000 रुपए का है, इसको आपको क्या कर लेना है, माइनस कर देना है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, मैंने बताया आपको कि दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, द एडजस्टमेंट विच इज गिवन आउटसाइड द बैलेंस शीट एंड द एडजस्टमेंट विच इज गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट। तो दो तरह के जो मेनली इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होते हैं, पहला आपका गुडविल का हो सकता है, जो गुडविल या पेटेंट, आई मीन इंटेंजिबल एसेट्स का हो सकता है। जब प्रीवियस ईयर करंट ईयर को एक्सीड करता है, तो उस वैल्यू को हम बेसिकली एमोटाइजेशन या गुडविल राइट ऑफ हम टर्म से करते हैं। वो भी इनसाइड गिवन होगा, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आउटसाइड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। यू जस्ट हैव टू थिंक कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर को एक्सीड कर रहा है, तो देन देयर इज अ डिफरेंस अमाउंट इज इन राइट ऑफ, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एमोटाइजेशन। दूसरा कि आपके पास डिवेंचर्स गिवन है और उससे पहले इंटरेस्ट गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये आपका इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का मतलब है गिवन इंफॉर्मेशन इनसाइड द बैलेंस शीट। तो जैसे देखिए 15% डिवेंचर्स आपके पास दिया हुआ है, और ये आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है, और ये करंट ईयर का बैलेंस गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, ये जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है इसके ऊपर आप कैलकुलेट करने वाले हैं। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि सर हम करंट ईयर पे क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि आप देखो कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा से हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। तो देखो प्रिंसिपल तो हम दोनों कंडीशन में हमारे को प्रीवियस ईयर करंट ईयर मिल जाएगा, लेकिन सपोज हमने प्रीवियस ईयर को सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, रेट हमारे पास आ गया, और 2022 से लेके 2023 तक हमारे पास एक साल का टाइम भी आ गया। लेकिन सपोज मैं करंट ईयर का लेता हूं तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, लेकिन इसके पास कोई डिफाइंड टाइम नहीं है कि कब हम इसको रीपे करेंगे। तो दैट इज द लॉजिक कि आप इसको प्रीवियस ईयर पे कंसीडर करते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 15% ऑफ 50,000 दैट इज 7,500। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एक बार माइनस हो जाएगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। दूसरा केस मैं ले रहा हूं कि जैसे 15% डिवेंचर हमारे पास है और ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में हमारे पास ज्यादा वैल्यू है, करंट ईयर में हमारे पास कम वैल्यू है, इसका मैंने ऑपोजिट यहां लिया था। तो इस कंडीशन में भी आपको प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 80,000 का 15% विल गिव यू हाउ मच, 12,000। तो इसको आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है उसको आप प्लस कर लोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आप इसको माइनस कर लोगे। नेक्स्ट है 15% डिवेंचर्स आपके पास प्रीवियस ईयर में 2022 में ये 50,000 का है और करंट ईयर में आपके पास 80,000 का गिवन है। And it is given in the further statement that 30,000 debentures are raised. Rupees 30,000 worth debentures are raised on 1st October 2022. Books are closed on 31st March. तो देखिए आपके पास टोटल जो डिवेंचर का वर्थ है वो कितने का है, 80,000 का है। तो इसमें से 50,000 का जो वर्थ का डिवेंचर्स है, सिंस बुक्स 31st मार्च को क्लोज हो रही है, इसको आपने कब इश्यू करा होगा, 1 अप्रैल 2021 को करा होगा। सॉरी 1 अप्रैल 2022 को करा होगा। तो इसके ऊपर तो पूरे साल का आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। इसके ऊपर 15% आप कैलकुलेट करें तो ये आपका 7,500 का इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन जो रिमेनिंग 30,000 है उनके लिए इन्होंने बोला है कि इसको भी इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर करा है, 1 अक्टूबर 2022 को करा है। तो 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक द इंटरेस्ट शुड बी गिवन फॉर 6 मंथ। तो 30,000 का 15% फॉर द एंटायर ईयर वुड बी 4,500, बट हियर द debentures are being issued on 1st October. So the interest on debenture is being calculated for a period of 6 months. So 30,000 का 15%, 4,500 for the complete year, for 6 month के लिए it should be 2250. तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9,750। और आपका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल सेम होगा। पहला इफेक्ट आपको इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नीचे में ऐड करना है। दूसरा आपको इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको आपको माइनस कर देना है। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, इसमें भी मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूँ। पहला है हमारे पास प्रीवियस ईयर में 1,10,000 का गिवन है और करंट ईयर में हमारे पास 1 लाख का वैल्यू गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज रुपीज 25,000। मैंने आपको बताया था कि फिक्स एसेट्स का जो इंक्रीजिंग साइड होता है वो डेबिट साइड होता है और जो डिक्रीजिंग साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख लिया अपना, आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 25,000 का। तो आपको पता है बाय डेप्रिसिएशन करके आपने यहाँ 25 लिख दिया। अब क्रेडिट साइड का टोटल आपका 125 का है और डेबिट साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए। सो क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग डेबिट साइड बाय 15,000। तो ये जो अमाउंट आपके पास आएगा इसको हम जब करंट ईयर आई मीन क्रेडिट साइड एक्सीड करता है प्रीवियस ईयर को तो इसको हम परचेजेस मानते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करेंगे आप, तो इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एप्लीकेशन देखें तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नीचे इसको हम ऐड बैक कर लेंगे। और परचेजेस की हम बात करें तो ये जो परचेजेस है ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज दिस इज एन आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, नेक्स्ट केस 2 लिया मैंने जिसमें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मैंने प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का ले लिया है और प्लांट एंड मशीनरी की भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यू ले ली है। इसमें अ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 25,000 विथ accumulated depreciation of rupees 8,000 is sold for 2,000। अब देखो जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट, इसका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए।
तो जिस प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट आपके पास 25,000 की है, उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज करा, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन टिल द लास्ट वर्किंग डे आपने जो चार्ज किया है, दैट इज 8,000। तो इसको डिडक्ट करने के बाद द वैल्यू कम्स डाउन टू 17,000। ये आपकी आ जाएगी बच्चों बुक वैल्यू। और आपने इसको सेल कितने में करा है? तो आपने इसको सेल करा है 20,000 में। So here you are getting the higher value. Here you find your selling price is exceeding the book value. And whenever this happens, so this is the difference amount is your profit. The difference amount is your profit. Plant and machinery account जब आप बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होगा और राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड हो जाएगा बेटा। तो इसमें इंक्रीजिंग वाला साइड आपका डेबिट साइड ही है और डिक्रीजिंग वाला साइड क्या है? क्रेडिट साइड है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम बोलते हैं, इसका इंक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड हो जाएगा और इसका डिक्रीजिंग जो साइड होगा वो आपका डेबिट साइड हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आता है कि जो इंक्रीजिंग होता है ओपनिंग बैलेंस हम वहां लिखते हैं, तो इसका ओपनिंग हमने यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग जो है वो हमने डेबिट साइड में लिख दिया। नाउ एज पर द स्टेटमेंट हमने क्या क्या करा ये देखिए। इसमें गिवन है कि डेप्रिसिएशन आपने ट्रांसफर कितना करा है? 8,000। तो जब डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट्स अकाउंट, और जब इसको लेजर में पोस्ट करते हैं आप तो टू प्लांट एंड मशीनरी करके आपने 8,000 लिख दिया। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड और एक डेप्रिसिएशन चार्ज। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड और चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसको बोलते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग फ्रॉम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू द एसेट्स अकाउंट। तो आपने ये ट्रांसफर कर दिया। तो देखो 25,000 का वर्थ जो इसमें इंक्लूडेड है, लिसन टू मी केयरफुली, इसमें इंक्लूडेड है, इसमें आपने 8,000 रुपए से इसको डेप्रिशिएट कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 17 की। इसको हमने बेच कितने में दिया? 20 में। तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 3,000 से। तो प्रॉफिट कहां आता है आपका? इस साइड में आता है। दिस इज कॉल्ड योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है। अब क्रेडिट साइड का टोटल आपका 178 का बन रहा है, डेबिट साइड का भी टोटल आपका 178 का बनना चाहिए। तो ये डिफरेंस जो एक्सीड कर रहा है ये 75,000 से, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट साइड एसेट्स का जब डेबिट साइड को एक्सीड करता है, दिस इज कॉल्ड परचेजेस। और डेबिट साइड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जब आपका एक्सीड करता है तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, और इसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। तो डेप्रिसिएशन चार्ज है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डेप्रिसिएशन आपके पास दो आ गया, एक तो आपके पास ये 8,000 रुपए का आ गया और ये आपके पास 18,000 रुपए का आ गया। बेटे आपको ये जो 18,000 वाला है इसी को आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करना है अंडर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको कंसिडर नहीं करना है। नंबर 1। ठीक है जी। नंबर 2 की हम बात करें तो ये जो हमारा प्रॉफिट है, दिस नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर द कॉलम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाला जो कॉलम है उसमें से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट जो है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये जो आपका बाय बैंक करके आपने इसको सेल करा है, दिस नीड टू बी एडेड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो है। और ये जो परचेजेस है, दिस नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये क्या है आपका परचेज अब करेंगे तो कैश जाएगा, ये आपके लिए आउटफ्लो है। नाउ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following transaction does not result in inflow or outflow of cash and cash equivalent? Options हैं आपके पास: collections of cash from trade receivable, payment to trade payables, cash received on maturity of marketable securities, पेमेंट टू एम्प्लॉयज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाई? क्योंकि जो कैश है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अच्छा एग्जांपल है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है ये भी अच्छा एग्जांपल है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो इससे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो ये हमारा करंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल हमारा करंट लायबिलिटीज है। तो आपका ऑप्शन सी, इसका आंसर, पहले का आंसर सी। Which of the following is not included in cash and cash equivalent? Demand deposit with the banks, short-term marketable securities, cash in hand, trade receivables.
तो इसमें ये जो डी वाला पॉइंट है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। चेक्स इन हैंड ये भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो ट्रेड रिसीवेबल जिसके अंदर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है वो इसका पार्ट नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी बाय अ मशीनरी डीलर, cash received from sale of machinery by a machinery dealer will be considered which type of activity from the following while preparing cash flow statement? Is in investing activities, is in operating activities, is in financing, or both investing and financing? Clearly operating activities. मैंने आपको अभी बताया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्सेस नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो सकता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसी तरह यहाँ जो डीलर है वो मशीनरी में डील कर रहा है, तो फॉर द नॉन मशीनरी डीलर उनके लिए ये क्या हो सकता है, उनके लिए एक ये जो होगा सेल करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो सकता है। लेकिन ये सिंस उसी में डे टू डे बेसिस पे डील कर रहे हैं, इनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। नाउ आई विल टेक वन क्वेश्चन आल्सो। तो ये क्वेश्चन बुक का ही है आपके। इस क्वेश्चन में हम देखें कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम थोड़ा वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट्स में हम देखें तो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का जो दिया हुआ है, हमारे पास छोटा सा एक वर्किंग नोट हम यहाँ बना लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो वर्किंग नोट में हम देखें, वर्किंग नोट एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, इसके ऊपर हम उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सी कॉन्सेप्ट के बाद वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। आई बिलीव कॉन्सेप्ट जो है वो आपका 50 रोल प्ले करता है, 50 का, प्रैक्टिस भी इक्वली 50 का रोल प्ले करता है। तो 50-50 वाला जो गेम है उसमें पहला हाफ आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत अच्छे से, दूसरा हाफ उसको आप जस्टिफाई करने के लिए प्रैक्टिस से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, वर्किंग नोट्स बनाते हैं, जिसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। उसमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है और वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर लेंगे हम, और इसका जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे। तो हमारे पास जो 2021 है ये हमारा प्रीवियस ईयर है और 2022 हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर का वैल्यू 350 का है, प्रीवियस ईयर का वैल्यू 4 लाख का है। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ नेगेटिव आंसर, ये हमारे लिए प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। और लॉस को रिप्रेजेंट करने का तरीका 50,000 को नेगेटिव में ले लीजिए। इसमें हम और क्या याद रखते हैं, हर टाइम फॉर्मेट आपके ध्यान पे होना चाहिए। तो आपको जब वर्किंग नोट्स में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आप कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर के बाद आपको डर्ट के बारे में सोचना चाहिए। डी का मतलब है डर्ट में, डी का मतलब है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। व्हेन आई से डिविडेंड, सो प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आई का मतलब है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। आर का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व हो सकता है और कोई रिजर्व हो सकता है, उसका करंट ईयर प्रीवियस ईयर को एक्सीड कर रहा है, उसको ऐड कर लेंगे, उल्टा होगा तो आई मीन प्रीवियस ईयर करंट ईयर एक्सीड कर रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। टैक्सेशन करंट ईयर का आपको ऐड करना है, रिफंड ऑफ टैक्स आता है उसको आपको माइनस करना है। तो देखिए इसमें से क्या क्या कंपोनेंट हमारे को मिलता है। इसमें से कोई भी कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना प्रपोज डिविडेंड है, ना इंटरिम डिविडेंड है, ना रिजर्व एंड सरप्लस, एक ही था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए वो हमने कर लिया, ना टैक्सेशन है, तो यही हमारी वैल्यू आ गई। अब हम यहां इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यही सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ठीक है जी। और ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। तो सबसे पहले हमने पहला यहां ऑपरेटिंग का लिख लिया, इसमें हमारा नेट प्रॉफिट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है हमारे पास, जो वर्किंग नोट में मैंने यहाँ निकाला है, जिसको मैं वर्किंग नोट नंबर 1 कहता हूँ, वो मैं यहाँ वैल्यू लेने वाला हूँ और उसकी वैल्यू मेरे पास 50,000 की नेगेटिव वैल्यू है। इसमें और मुझे क्या ऐड करना चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करना चाहिए।
तो मेरे पास कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का है, तो मैं उसको इसमें से ऐड कर सकता हूँ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे एक चीज दिख रहा है अभी, जैसे मैंने यहाँ पढ़ा तो मुझे एक दो चीज दिख गया एक्चुअली। एक तो कंपनी पेड इंटरेस्ट 36,000 ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो मैंने अभी बताया था इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म, तो वो भी इंटरेस्ट आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दोनों कंसिडर करना है। दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट्स, ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को हम ले लेते हैं, इंटरेस्ट पेड जो आपने करा है, तो इंटरेस्ट पे जो आपने करा है वो करा है 36,000 का। दूसरा डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज किया है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज है आपका वो है 1,20,000 का, ठीक है। और आपके पास कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं गिवन है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। दूसरा मैंने बताया कि हिडन आप देख सकते हो, तो हिडन में आपको देखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे बोला है, तो यहाँ हिडन में आप वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ परसेंटेज नहीं मेंशन है, तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। और परसेंटेज मेंशन होता भी और इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ गिवन होती तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कंसिडर दिस वैल्यू, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का भी हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें इम्प्लाइड एडजस्टमेंट के बारे में दिक्कत नहीं है। तो ये 1,56,000 रुपीज आप यहाँ ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1,06,000 की आ जाएगी। और सिंस यहाँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए मैं इसको मानता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इसको मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मानता हूँ। ये मेरा हो गया। इसके बाद इसमें मैं ऐड करता हूं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मेरे पास कुछ है तो मैं इसको ऐड करूंगा, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स है मेरे पास तो उसको मैं भी ऐड करूंगा। लेस क्या करूंगा, मैं लेस करूंगा जो मेरे पास सपोज इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास लायबिलिटीज में क्या क्या है। तो ट्रेड पेबल्स आप देख सकते हो कि आपके पास प्रीवियस ईयर में 50 है और करंट ईयर में कितना हो गया, 60 हो गया। सो कहने से कि यहाँ जो कंडीशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, करंट ईयर इज एक्सीडिंग प्रीवियस ईयर बाय 10,000, तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटीज हो रही है। तो आप यहाँ लिखने वाले हो ट्रेड पेबल्स, ठीक है जी। और ट्रेड पेबल्स के बाद आप उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 10,000 रुपीज की इसकी वैल्यू यहाँ लिख दिया आपने। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे पास करंट एसेट्स में और क्या क्या है जिसमें हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंसीडर नहीं करना होता है। तो इन्वेंट्रीज आप देखें कि आपके पास प्रीवियस में 1 लाख का था, करंट ईयर में 2 लाख का है। तो हियर आल्सो यू फाइंड कि आपका जो इन्वेंट्रीज है ये करंट ईयर आपके प्रीवियस ईयर को एक्सीड कर रहा है। तो जब करंट एसेट्स इंक्रीज करता है तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, तो डिफरेंस अमाउंट को आपको यहाँ माइनस कर लेना चाहिए। तो ये 1 लाख रुपए से ये माइनस हो जाएगा। दूसरा हम देखें ट्रेड रिसीवेबल का, देखें तो 230 का प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर का कितना है 310, ये भी इंक्रीज हो रहा है जी, कोई बात नहीं। तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 80,000 का, 310 माइनस 230, ये जो 80,000 का अमाउंट है इसको भी हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो अब आप देखो कि आपने 10,000 को ऐड करा है और 180 को आपने माइनस करा है नेट नेट, तो नेट क्या हो जाएगा, 1,70,000 को आप यहाँ से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो 170 में से 6,000 चला गया तो आपका 64,000 का जो है ये नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगा। और नेगेटिव में जो वैल्यू आएगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका एक एक्टिविटीज यहां बन गया, ठीक है। दूसरा सपोज इसी में मुझे इन्वेस्टिंग भी बनाना है, अच्छा पूरा ही बनाना है, ठीक है जी। तो सपोज इन्वेस्टिंग बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा, इन्वेस्टिंग बनाना पड़ेगा तो मुझे एक एसेट्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो वो भी मुझे यहाँ बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि आपके पास एसेट्स में जब भी आपके पास ओपनिंग, क्लोजिंग और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो यू हैव टू प्रिपेयर एन अकाउंट फॉर द सेम। जब भी किसी एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग के बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो आपको एक अकाउंट बनाना चाहिए। तो ये मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक छोटा सा अकाउंट बना देता हूँ। यहाँ लिखने का पर्पस के साथ आप क्वेश्चन भी देख रहे हो और सॉल्व भी कर रहे हो, तो एक छोटा सा हम बना लेते हैं। तो यहाँ हमने एसेट्स का एक छोटा सा वर्किंग नोट टी शेप में बना लिया, ठीक है।
तो ये हमारा एसेट्स का, टेंजिबल एसेट्स का बन गया। तो आपको पता है कि ये हमारा डेबिट साइड इंक्रीजिंग साइड है, क्रेडिट साइड हमारा डिक्रीजिंग है। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास वो कितने का दिया हुआ है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 9 लाख का दिया हुआ है, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 12 लाख रुपीज का दिया हुआ है, और डिप्रिशिएशन हमने कितना चार्ज करा है 120 का। तो यहाँ बाय डेप्रिशिएशन करके हमें 1,20,000 रुपीज लिखना है। तो ये टोटल हो गया 13,20,000, और ये इसको एक्सीड कर रहा है कितने से, 4,20,000 से। तो ये जो टू बैंक आ रहा है आपके पास, ये क्या आ रहा है, परचेजेस। ये कितना हो गया, 4,20,000 का आपने परचेज करा है, इसका मतलब। और परचेज एक आउटफ्लो होता है, इसलिए हम आउटफ्लो एक्टिविटीज में यहाँ करते हैं। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग खत्म हो गया। इन्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग हमारा सेकंड नंबर पे होता है। इन्वेस्टिंग में हमने यहाँ परचेज करा है, सो दिस इज आवर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम देखें तो यहाँ परचेजेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स जो आपने करा है वो आपने 4,20,000 का करा है। तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसी को हम नेट कैश यूज्ड भी बोल सकते हैं, और मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो यही हमारा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा फाइनेंसिंग है। तो ये हमारा 4,20,000 का हो गया, और इसको नेगेटिव में आप ले लीजिए। फाइनेंसिंग हमारा थर्ड हो गया। फाइनेंसिंग में हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स के ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम देखें तो हमारा जो शेयर कैपिटल है वो प्रीवियस ईयर में कितना था, 8 लाख था, करंट ईयर में कितना हो गया, 12 लाख हो गया। सो हियर यू फाइंड कि करंट ईयर इज एक्सीडिंग योर प्रीवियस ईयर। तो ये आपका इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इशू ऑफ शेयर्स हो गया। और इशू ऑफ शेयर्स का जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है वो 4 लाख रुपीज का दिया हुआ है। ये हमारे लिए इनफ्लो है। ठीक है, और हम देखते हैं कि और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इशू ऑफ शेयर्स के अलावा, हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन हाँ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है हमारे पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारे पास प्रीवियस ईयर में 350 का था, करंट ईयर में 440 का हो गया। हियर आल्सो यू फाइंड योर करंट ईयर इज एक्सीडिंग योर प्रीवियस ईयर। तो ये फाइनेंसिंग के लिए इनफ्लो होता है, ये फाइनेंसिंग के लिए क्या होता है, इनफ्लो होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ बोरिंग्स लिख लो, डिवेंचर्स की जगह यहाँ आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स टेकन लिख लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स टेकन। बस हो गया, अब हमारा आंसर आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है जी, और ये हो गया हमारा कितना, दोनों का डिफरेंस आपने निकाले 350, ये हो गया आपका 90,000 रुपीज। अच्छा, एक लास्ट चीज, इसमें जो इंटरेस्ट हमने पे करा 36,000 का, ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन जो बोरिंग्स है वो आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो 36,000 ये माइनस कर दिया। तो नेट नेट वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 4 लाख। अच्छा, ये आपका इन्वेस्टिंग का 420 का नेगेटिव आ रहा है, यहाँ ले लेते हैं ऑर्डर कॉलम में, और 490 माइनस 36 कर लो, तो ये 4,54,000 जो है ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया। अब आप बस 1 मिनट का टाइम और लगेगा, इसमें फोर्थ आप लिख लेते हो। देखो मैंने नंबरिंग करी, ऑपरेटिंग के लिए 1, इन्वेस्टिंग के लिए 2, फाइनेंसिंग के लिए 3, फोर्थ क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम 1 + 2 + 3। तो मुझे बताने के नहीं है 1 का मतलब क्या है, 1 यहाँ ऑपरेटिंग का है, 2 यहाँ इन्वेस्टिंग का है, और 3 यहाँ फाइनेंसिंग का है। इसका टोटल कर लेंगे। तो आपको पता है ऑपरेटिंग में आपके पास 64,000 का नेगेटिव है, ऑपरेटिंग में आपके पास कितना है 64 का नेगेटिव है, यहाँ इन्वेस्टिंग में आपके पास 420 का नेगेटिव है। तो 64 यू हैव नेगेटिव इन ऑपरेटिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग में आपके पास 4,20,000 का नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव हमारे पास 4,84,000 का नेगेटिव है ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग को मिला के। और फाइनेंसिंग में फेवरेबल बैलेंस कितना है हमारे पास, 4,54,000 का है। तो इसका मतलब स्टिल वी हैव अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ हाउ मच, 30,000
आफ्टर कंबाइनिंग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग वी स्टिल हैव अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ 30,000। इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जब आप इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आंसर के सिमिलर आना चाहिए। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ 3,70,000 का दे रखा है प्रीवियस ईयर का, वो इसमें ऐड कर लीजिए। 370 आपने ऐड कर लिया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3,40,000 की आ जाएगी एंड ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इक्वल आ जाएगा। तो इन शॉर्ट इसका आंसर इनसाइड द बैलेंस शीट ही गिवन होता है जिसको आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये इनसाइड द बैलेंस शीट। एक्चुअली जो पर्पस होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का वो इन दोनों को ही मैच करने का पर्पस होता है। जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसी को मैच करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब देखो कभी भी मैंने क्या करा है, यहाँ मैंने यहाँ 4 + 5 = 6 कर दिया है। तो देखो जिसमें 5 जो है आपका ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं 370 आपके पास ऑलरेडी गिवन है। जो 6 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसके इक्वल बनना है वो हमारे पास ऑलरेडी 340 का गिवन है। तो बेसिकली 4 ही तो हमें कैलकुलेट करना है जो आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल है वो ही इसमें हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा आंसर इनसाइड द बैलेंस शीट ही इनसाइड द बैलेंस शीट ही आपका इसमें गिवन है। बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। इसमें मैंने कोशिश करी है कि एक एक एडजस्टमेंट को 2 बार करने के लिए। पर्पस सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या प्रैक्टिस है। इसको रीडू करेंगे उसके बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे तो इसका पर्पस हमारा सॉल्व इस चैप्टर का हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।